बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मल्टी टैलेंटेड मेडिकोस। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज कोविड-19। कोविड-19 क्या होता है? दिस इज एन डिजीज दैट कॉज्ड बाय नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल कोरोना वायरस बेसिकली क्या होता है? लार्ज फैमिली ऑफ आरएनए कंटेनिंग वायरसेस होते हैं जो कि माइल्ड टू सीवियर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, जो कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी कॉज कर सकते हैं। अगर इस वायरस के साइज की बात की जाए तो इसका वायरस का जो साइज होता है वो 80 टू 120 नैनोमीटर इन साइज होता है। इस वायरस को कोविड-19 क्यों कहा जाता है? जब इस वायरस को अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखा गया तो इसके सरफेसेस से डिफरेंट प्रोजेक्शंस थी, स्पाइक्स प्रोटीन प्रेजेंट थी, क्योंकि इस वायरस की अपीयरेंस क्राउन लाइक थी। दैट्स व्हाई दिस वायरस इज कॉल्ड कोरोना वायरस। आईडी इज इन्फेक्शियस डिजीजेस। इन्फेक्शियस डिजीजेस वो डिजीजेस होती हैं दैट आर कॉज्ड बाय सम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। वो कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, जो नेक्स्ट एक ह्यूमन बीइंग से जो फर्दर दूसरे ह्यूमन बीइंग तक या एक इंडिविजुअल से नेक्स्ट इंडिविजुअल तक ट्रांसमिट होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। 19 इसलिए कहा गया क्योंकि ये वायरस का जो केस फर्स्ट टाइम अपेयर हुआ दैट वाज इन 2019। दैट्स व्हाई दिस वायरस इज कॉल्ड कोविड-19। अगर इसके कुछ जनरल फीचर्स की बात करते हैं तो इसके एक तो ये है कि इसका ओरिजिन जो है वो जूनोटिक ओरिजिन है। जूनोटिक ओरिजिन मीन कि इस वायरस का जो ओरिजिन है वो एक एनिमल से हुआ, ये बैट से जो है फर्दर ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसफर हुआ। दैट्स व्हाई दिस डिजीज इज आल्सो कॉल्ड जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीजेस वो होती हैं जो किसी भी एनिमल से फर्दर ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसफर होती हैं, और ये बैट से ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है ट्रांसफर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ डिजीज स्टार्टेड एंड नेम्ड। सबसे पहले जो है दिसंबर 2019 में चाइना का एक सिटी था दैट इज वुहान सिटी। वुहान सिटी के अंदर 4 केसेस ऑफ निमोनिया जो है वो सामने आए ड्यू टू अननोन एटियोलॉजी की वजह से। देन उसकी फर्दर स्टडी की गई तो उससे ये प्रूव हुआ कि एक्चुअली निमोनिया आर कॉज्ड बाय वायरस। सो दिस वायरस इज कॉल्ड सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोव-2। अगर इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात की जाती है, क्या ये वायरस जो 2019 में अपेयर हुआ या ये वायरस ऑलरेडी प्रेजेंट था? अगर इस वायरस की हिस्ट्री की बात करते हैं तो एक्चुअल में ये वायरस जो था 1965 में एक जो स्टूडेंट थे उन स्टूडेंट के स्पूटम के अंदर सबसे पहले जो इसको फाइंड आउट किया गया। उनको फ्लू लाइक सिम्टम थे, निमोनिया था। जब उनकी फर्दर स्टडी की गई, स्टडी करने से पता चला कि एक्चुअली ये आरएनए कंटेनिंग वायरस है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। देन अगेन ये वायरस जो है 2002 टू 2003 के अंदर चाइना के अंदर अपेयर हुआ। मोर देन 29 कंट्रीज जो है इस वायरस की वजह से अफेक्ट हुए। अगर इसके पॉपुलेशन की बात की जाए तो इसने मोर देन 8000 पॉपुलेशन को अफेक्ट किया, और उसकी वजह से जो मोर्टेलिटी रेट था दैट वाज 10%। उस वक्त जो है इस वायरस ने सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कॉज किया, सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज किया। देन अगेन जो है ये 2012 के अंदर सऊदी अरेबिया में अपेयर हुआ। सऊदी अरेबिया में जब अपेयर हुआ देन फर्दर इसने फर्दर एशिया और दूसरे कंट्रीज को जो है अफेक्ट किया। तो ये डिजीज जो है इस वायरस ने कॉज किया मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसने ह्यूमन को भी अफेक्ट किया, इसके अलावा एनिमल्स को भी अफेक्ट किया। एनिमल्स में से कैमल को अफेक्ट किया, बैट्स को अफेक्ट किया। देन अगेन जो है ये वायरस 2019 के अंदर चाइना के वुहान सिटी के अंदर अपेयर हुआ। सबसे पहले 65 ईयर ओल्ड मेल थे जिनको जो है नमूनिया हुआ। तो उस नमूनिया की वजह से जब उनकी डेथ हुई तो उनसे जो फर्दर स्टडी की गई तो पता चला एक्चुअली इस डेथ का जो कॉज था दैट वाज वायरस दैट कंटेन आरएनए। सो आरएनए वो वायरसेस होते हैं जो अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर इस वायरस की जो है टाइमलाइन को देखा जाए तो सबसे पहले जो है ये नवंबर में इसका केस आया। देन इसमें दिसंबर में चाइना के अंदर इसके डिफरेंट केसेस मिले। देन इसने चाइना के बाद फर्दर डिफरेंट जो है कंट्रीज को अफेक्ट किया। देन जो है जनवरी में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिक्लेयर किया कि एक्चुअली ये डिजीज जो है ये एक हेल्थ इमरजेंसी है। देन फर्दर इस पे स्टडी हुई। स्टडी होने के बाद 12 मार्च 2020
12 मार्च को ये डिक्लेयर किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कि एक्चुअली ये जो वायरस है ये पैंडेमिक डिसऑर्डर कॉज कर रहा है, ये वर्ल्ड वाइड जो है अफेक्ट कर रहा है। सो फेब 12 के अंदर जो है फेब 12 और 12 और 11 के अंदर इस वायरस का नेम पड़ा, दैट इज कोविड-19। सो इस तरह ये वायरस जो है एक्चुअली 1965 से प्रेजेंट है, देन अगेन जो है 2019 में इसने खुद को अपेयर किया और डिफरेंट जो है वो डिजीजेस कॉज की जो कि माइल्ड टू स्वेयर थी। अगर नेक्स्ट बात की जाए इस कोरोना वायरस फैमिली डेंजर्स, एक्चुअली ये जो आरएनए कंटेनिंग वायरसेस होते हैं इसकी 7 टाइप्स होती हैं। 7 में से 4 वो टाइप्स हैं जो कि माइल्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करती हैं। इससे जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो अपेयर होते हैं, आप उसको सिंपली आइसोलेट करते हैं या आप उसकी प्रिकॉशंस करते हैं, डाइट लेते हैं तो रिकवर्ड हो जाता है। लेकिन इसकी 3 टाइप्स ऐसी हैं जो कि फेटल होती हैं, डेथ कॉज करती हैं, जो कि स्वेयर टाइप ऑफ निमोनिया कॉज करते हैं। इसके अलावा जो मेन कॉज ऑफ द डेथ होता है डेट इज सेप्टिक शॉक, हाइपोक्सिया एंड सेप्टिक शॉक की वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होते हैं। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने की वजह से इन लोगों की डेथ होती है। तो वो स्वेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी कॉज कर सकते हैं जो कि चाइना में 2002-2003 के अंदर अपेयर हुआ था। इसके अलावा मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी कॉज कर सकते हैं जो इसकी आउटब्रेक जो थी इन 2012 इन सऊदी अरेबिया में हुई। अगर पैंडेमिक अब बात की जाए, so this virus is called severe acute respiratory syndrome coronavirus 2। नेक्स्ट ये क्वेश्चन अराइज होता है कि एक्चुअली ये वायरस जो है कैसे ट्रांसमिट होता है। मेन जो इसकी रूट है ट्रांसमिशन ये इसकी दैट इज माउथ और नोज। माउथ और नोज के थ्रू जो है ये ट्रांसफर होना, ह्यूमन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होना है। नेक्स्ट ये दूसरे इंसान को कैसे, किसी इंडिविजुअल को कैसे अफेक्ट करता है, थ्रू ड्रॉपलेट्स। जब कोई भी पर्सन जिसको कोरोना वायरस होता है तो कोरोना वायरस का पर्सन जब भी कफ करता है, स्नीज करता है या स्पीक करता है तो उससे क्या होता है कि ड्रॉपलेट जो एक्सक्यूट आउट होते हैं। वो ड्रॉपलेट जो अगर डायरेक्टली किसी इंडिविजुअल पे जाते हैं तो इस तरह वो वायरस को ट्रांसफर कर सकता है। अगर ये ड्रॉपलेट के देखा जाए जब किसी सरफेसेस पे जाते हैं, कोई हार्ड सरफेस होती है, प्लास्टिक की सरफेसेस हैं, जब ये ड्रॉपलेट जो है उनके ऊपर सरफेसेस के ऊपर गिरते हैं तो उसकी वजह से अगर कोई भी इंडिविजुअल या ह्यूमन बीइंग उन सर्फेसेस को टच करता है तो उससे क्या होगा, उसके हाथ से फर्दर वो वायरस जो है अगर वो फेस, उन्हीं हाथ से जो अपने फेस को टच करता है, आईज को टच करता है, नोज को, माउथ को, तो इस तरह जो होता है वो ऑब्जेक्ट से जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर भी ट्रांसफर हो सकता है। सो इसकी मेन रूट जो होती है वो ड्रॉपलेट्स होती हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है 1 मीटर की डिस्टेंस अवे से जो है वो पेशेंट जिनको कोविड-19 हो या उन लोगों को जो फ्लू लाइक सिम्टम हो उनसे इतना डिस्टेंस मेंटेन किया जाए। नेक्स्ट है, अगर इससे बात की जाती है मोर्टेलिटी रेट या डेथ रेट कितनी होती है, जो बेसिकली 2019 में कोरोना वायरस अपेयर हो उसकी वजह से एक्चुअल जो डेथ रेट है दैट इज ओनली 2 to 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, कैसे ये वायरस जो है ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करता है। बेसिकली इस वायरस को अटैक करने के लिए कोई रिसेप्टर्स चाहिए, कोई लिविंग सेल्स चाहिए, होस्ट सेल्स चाहिए। जैसे ही ये वायरस एंटर करता है, इसकी जो रूट ऑफ एंट्री होती है वो नोज के थ्रू होती है या माउथ के थ्रू होगी। जैसे ही ये वायरस जो है एंटर होता है, इससे बाइंड करने के लिए कोई रिसेप्टर्स चाहिए और वो रिसेप्टर्स जो होते हैं डेट आर ACE2, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। ACE2 बेसिकली ह्यूमन बीइंग के अंदर जो लिविंग सेल्स होते हैं उन लिविंग सेल्स की मेम्ब्रेन के ऊपर ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इन एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, डेट मेंटेन्स द होमियोस्टेसिस, होमियोस्टेसिस को मेंटेन करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं, दे आल्सो हेल्प इन वुंड हीलिंग। जैसे ही ये वायरस आता है, ये वायरस जो है ACE2 पे अटैक करता है। अगर हम बात करते हैं क्योंकि ये नोज से और माउथ से एंटर हुआ है तो सबसे पहले ये लंग्स को अफेक्ट करेगा। ACE2 एंजाइम जो है डिफरेंट होस्ट सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वो लंग्स के अंदर जो एल्वेओलर सेल्स होते हैं, न्यूमोसाइट्स 2, वहां पे ACE2 प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ACE2 आल्सो प्रेजेंट इन हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, किडनी में होते हैं, लिवर में होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही ये वायरस एंटर करता है तो इस वायरस के ऊपर क्या होती है, डिफरेंट स्पाइक्स प्रोटीन होती हैं। उसमें वो जो स्पाइक्स प्रोटीन बेसिकली ऐसे जैसे लॉक एंड की मॉडल है,
ये जो लॉक होता है ये क्या करेगा, जो बेसिकली ACE2 है वहां पे जाके बाइंड करता है, उसकी मेम्ब्रेन के साथ जाके बाइंड करेगा। जब बाइंड करता है तो फर्दर क्या करता है, अपने आप को पेनिट्रेट करता है ACE2 से फर्दर ह्यूमन सेल्स के अंदर, और वहां पे साइटोप्लाज्म के अंदर जाके फर्दर वायरस जो को जो है रेप्लिकेट करता है, मल्टीप्लाई करता है, और वहां पे जाके वो जो ह्यूमन सेल है या होस्ट सेल होता है उसकी डेथ कॉज करता है। जब उसकी डेथ हो जाएगी तो डेफिनेटली जो नॉर्मल फंक्शन ऑफ ACE2 होता है, ये सेल होता है, वो नॉर्मली फंक्शन नहीं होगा। अगर हम लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स में ACE2 का फंक्शन बेसिकली क्या होता है, निमोसाइट्स 2 के ऊपर ये क्या करता है, बेसिकली जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन होता है दैट इज एल्वुलाई। एल्वुलाई को डिफरेंट ब्लड वेसल्स जो है वो सराउंड करती हैं, आर्ट्रियोल्स की फॉर्म में जो है वेन्यूल्स और आर्ट्रियोल्स जो है डिफरेंट कैपिलरीज इसको सराउंड करती हैं, जहां पे थ्रू डिफ्यूजन जो होता है ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, और जितना भी वेस्टफुल प्रोडक्ट दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड वहां से अगेन थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस जो है एल्वुलाई, और एल्वुलाई से अगेन जो है एक्सक्रीट आउट होते हैं थ्रू एक्सपायरेशन। तो बेसिकली ये क्या करते हैं कि वहां पे ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट करते हैं। जब ये कोरोना वायरस जो है अफेक्ट करता है ACE2 को, तो वहां पे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन थ्रू डिफ्यूजन ब्लड के अंदर जानी है वो ब्लड के अंदर नहीं जा पाती, और वहां से जो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई से दोबारा जो एक्सक्रीट आउट होनी होती है वो प्रॉपर्ली एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकती। सो वायरस की जो मोस्ट फेवरेट साइट है अटैक करने की दैट इज ACE2। नेक्स्ट है कि कुछ लोगों के अंदर ये भी सिम्टम्स अपेयर हुए हैं कि वो उनके किडनीज को भी अफेक्ट कर रहा है। रीजन क्या है, 26% जो पेशेंट है या रेशो की बात की जाए उनमें किडनी को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि ACE2 जो है बेसिकली ये एंजाइम किडनी के ऊपर भी, किडनी के जो सेल्स होते हैं, रीनल सेल्स होते हैं, वहां पे भी प्रेजेंट होते हैं, और इसका पर्पज क्या होता है कि होम्योस्टेसिस और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। जब वो वायरस जो होता है ACE2 को अफेक्ट करेगा, तो वो अफेक्ट करने की वजह से क्या होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर जो है डिफरेंट चेंजेस आते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी। इसके अलावा वहां पे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्यों होता है, क्योंकि वहां पे एल्डोस्टेरोन जो है ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट होता है। जब वो होगा तो सोडियम की जो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, जब सोडियम की एब्जॉर्प्शन होगी तो ब्लड वेसल्स के अंदर वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी, वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी तो ब्लड के अंदर जो प्रेशर होता है, ब्लड जो फ्लो करता है ब्लड वेसल्स के अंदर, तो उसका प्रेशर जो था ऑन ब्लड वेसल्स वो इंक्रीज हो जाएगा। और इसके अलावा अगर क्रेटिनिन के लेवल की बात की जाए तो क्रेटिनिन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, क्रेटिनिन का लेवल ज्यादा हो रहा है, और वेजो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से ब्लड प्रेशर इसका ज्यादा हो रहा है। हमेशा किडनी को जो डैमेज करते हैं वो दो उसकी कंडीशन हो सकती है, नंबर 1 हाइपरटेंशन और नंबर 2 इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, डायबिटिक पेशेंट। तो उन लोगों के अंदर जो है किडनी मोस्ट अफेक्टेड होता है। तो इसलिए इन लोगों को, जिन लोगों को कोरोना वायरस होता है, वो जो है किडनी के भी साइन एंड सिम्टम के साथ जो है उसको प्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पैथोजेनेसिस। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, मोस्टली पेशेंट जो प्रेजेंट करते हैं 88% पेशेंट विद फीवर प्रेजेंट करते हैं। रीजन इज दैट जब कोई भी पैथोजन ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस्ड होता है, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होती है। देर आर सम कार्डिनियल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन। उन लोगों के अंदर क्या होगा, नंबर 1 बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर जो है नॉर्मली अगर बात कीजिए डेट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और इन लोगों का बॉडी का टेम्परेचर जो होगा वो 37 से 39 डिग्री से ज्यादा जो है, डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा जो है टेम्परेचर प्रेजेंट होगा। इसके अलावा इनमें ड्राई कफ होगी, बाक्ड कफ होगी, लाइक उसको स्टॉप नहीं कर पाएंगे। तो ड्राई कफ होगी, वो बहुत ज्यादा जब कफ करते हैं तो रेस्पिरेटरी मसल्स यूज होते हैं, डायफ्राम यूज होता है। इसके अलावा जितने भी रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, एक्सपायरेटरी मसल्स, बहुत ज्यादा मसल्स ओवर यूज होने की वजह से फटीग हो जाते हैं। तो मेन 3 उनमें सिम्टम्स मिलते हैं, फीवर, ड्राई कफ एंड फटीग। 66 पेशेंट के अंदर जो है ड्राई कफ जो है प्रेजेंट होती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स के अंदर डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स रिपोर्ट किए गए, जैसे इचिंग है, पेन है, रनी नोज भी हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ डेफिनेटली प्रेजेंट होगी, और डायरिया भी जो है प्रेजेंट हो सकता है, बिकॉज दिस वायरस अटैक ऑन ACE2 एंजाइम जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअल में जिन लोगों की डेथ होती है उसकी रीजन क्या है, नंबर 1 नमूनिया, क्योंकि इसकी 3 फैमिलीज, इसकी फैमिली में से 3 टाइप्स ऐसी हैं जो कि स्वेयर नमूनिया कॉज करती हैं। और इसके अलावा सेप्टिक शॉक है। सेप्टिक शॉक एक्चुअली होता क्या है, जैसे ही ये वायरस ब्लड के अंदर जाता है तो ब्लड के अंदर जाने की वजह से ब्लड वेसल्स की वेसोडायलेशन करता है।
जब वेजोडायलेशन होती है तो जो ब्लड सप्लाई टू टिश्यूज होता है वो कंप्रोमाइज होता है, वो प्रॉपरली नहीं होता, जिसकी वजह से उन टिश्यूज के अंदर एस्कीमिया होता है। एस्कीमिया बेसिकली क्या होता है कि वहां पे जो ब्लड सप्लाई वो कंप्रोमाइज हो रहा है टिश्यूज के अंदर। तो एस्कीमिया की वजह से बेसिकली इज अ कंडीशन ऑफ हाइपोक्सिया, कि वहां पे ऑक्सीजन का लेवल जो है वो रिड्यूस कर गया, ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है रिड्यूस्ड कर चुकी है। नॉर्मली ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन सेचुरेशन होती है दैट इज 97%, 97 टू 100%। अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है 97% से कम होती है या 90% से कम होती है, तो सबसे पहले वो ब्रेन को अटैक करता है, क्योंकि ब्रेन को दो चीजें चाहिए, नंबर वन ग्लूकोज एंड नंबर टू ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसकी वजह से ब्रेन के डिफरेंट जो है सिम्टम के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर 80% से कम होती है तो डिफरेंट जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट होता है, लंग होता है, लीवर होते हैं, किडनी होते हैं, उसको अफेक्ट करता है। तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है ड्यू टू हाइपोक्सिया। तो इन पेशेंट के अंदर जिनकी डेथ होती है उसकी मेन कॉज यही है कि उनके अंदर हाइपोक्सिया है, निमोनिया है, और जो है सेप्टिक शॉक है। सेप्टिक शॉक की वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है, जिससे उन लोगों की जो है डेथ होती है। अगर स्टेटस देखा जाए, स्टेट ऑफ सिम्टोमेटिक पेशेंट, ये घबराने वाली कोई ऐसी डिजीज नहीं है कि जो वायरस आएगा तो इस वायरस ने डेथ कॉज करनी है। नो, 81% ऑफ द केसेस आर माइल्ड एंड सेल्फ लिमिटेड, लेकिन 14% केसेस वो होंगे जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होगी, और में से 5% वो होंगे जो स्वेयर फॉर्म में होंगे, स्वेयर कंडीशन के अंदर होंगे, उनको वेंटिलेटर की जरूरत होती है, उनको आईसीयू के अंदर जो है एडमिट किया जाता है। अगर इससे मोर्टेलिटी रेट को देखते हैं कि एक्चुअल इस वायरस से कितने लोग जो है मर सकते हैं, कितनी रेशियो है, तो 2 to 3% एक्चुअली ये एक्चुअल में ये वायरस जो है वो डेथ कॉज करता है। नेक्स्ट है ये वायरस जो है किन लोगों को अफेक्ट करता है। क्या ये सिर्फ ओल्ड एज के लोगों को अफेक्ट करता है या यंग लोगों को अफेक्ट करता है? एक्चुअली ये वायरस जो है हर एज को अफेक्ट कर सकता है। बेसिकली वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट जो होंगे वो डेफिनेटली जो है इस डिजीज के जो है डेवलप करते हैं। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होगी उनके अंदर जैसे ही वायरस इंट्रोड्यूस होता है एज एन एंटीजन, तो उनके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज इतनी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो सकती कि वो फाइट कर सकें। अगर हम बाहर के कंट्रीज की बात करते हैं, यूके कंट्रीज की बात करते हैं, तो वहाँ पे जेनेटिक पॉपुलेशन जो है ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू यंग। रीजन इज दैट कि वहाँ पे जेनेटिक पॉपुलेशन एज ग्रेटर देन 65 जो है वो एग्जिस्ट करती है। अगर एशियन कंट्रीज या पाकिस्तान में बात की जाए, क्योंकि लाइफस्टाइल, हमारा इन्वायरमेंट, डाइट, स्ट्रेस, डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो इम्यूनिटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से यंग एज के अंदर भी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम होती है, और यंग एज के लोग भी जो है इस वायरस की वजह से अफेक्ट हो सकते हैं। अगर ये आपके सामने जो है एक टेबल है जो चार्ट शो कर रहा है कि किस किस एज पे कितने % लोग जो है अफेक्ट होते हैं। ज्यादातर लोग वो अफेक्ट हो रहे हैं जिनकी एज जो है ग्रेटर देन 65 है। रीजन नंबर वन, एक तो उनके अंदर इम्यूनिटी कम होती है, नंबर टू उनके अंदर जो है डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर डिफरेंट कोमॉर्बिडिटीज भी प्रेजेंट होती हैं। डायबिटीज हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, कैंसर हो सकता है, और इसके अलावा रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस भी प्रेजेंट होती हैं। तो उन लोगों को जिनको कोमॉर्बिडिटीज हो उनके अंदर इसका डेथ रेट जो है वो ज्यादा होता है। अगर देखा जाए मोर्टेलिटी विद कोमॉर्बिडिटीज कितना होता है, सबसे ज्यादा उन लोगों को अफेक्ट करता है, उन लोगों के अंदर डेथ रेट होता है जिन लोगों को हार्ट के इश्यूज होते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है, हार्ट की डिजीजेस होती हैं, तो 10.5% जो है उन लोगों के अंदर डेथ रेट होगा। नंबर टू, उन लोगों को जिनको डायबिटीज होती है, डायबिटीज के अंदर 7.3% जो है ये डेथ कॉज करता है। देन उसके बाद थर्ड नंबर पे जिन लोगों को रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है, एस्थमा हो सकता है, सीओपीडी हो सकती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, स्मोकर्स हो सकते हैं, उन लोगों को जो है ये अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इसमें अगर बात की जो फोर्थ वर्ड, उन लोगों को जिनका जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता, हाइपरटेंसिव होते हैं। अगर नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर दैट इज 120/80, बट ब्लड प्रेशर अकॉर्डिंग टू एज नॉर्मेलिटी उसकी वेरी करती है। तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर जो शूट करता है उन लोगों के अंदर 6% चांसेस है डेथ रेट के। नेक्स्ट, कैंसर एंड सम अदर कॉजेज दैट कॉज द डेथ। नेक्स्ट है इस वायरस को एक्चुअल में डायग्नोज कैसे किया जाता है। इस वायरस को डिटेक्ट करने के लिए 2 टाइप्स टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। नंबर वन, वायरल टेस्ट, एंड नंबर टू, एंटीबॉडी टेस्ट। जो मोस्ट प्रेफरेबल टेस्ट है दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आर रियल टाइम पीसीआर जो है परफॉर्म किया जाता है, जिसमें वायरस को डिटेक्ट किया जाता है।
इसके अलावा एंटीबॉडीज टेस्ट जो है ये भी परफॉर्म किए जाते हैं। एंटीबॉडीज टेस्ट में बेसिकली दो तरह की एंटीबॉडीज को देखा जाता है। नंबर वन आईजीएम एंड आईजीजी। जिन लोगों के अंदर आईजीएम प्रेजेंट होते हैं वो शो करता है कि इन लोगों को स्टिल वायरल इन्फेक्शन है। जिन लोगों के अंदर जो है एंटीबॉडीज या जो हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीएम प्रेजेंट होती है, वो डिटेक्ट करते हैं कि इन लोगों को वायरस इन्फेक्शन हुआ था या नहीं हुआ था। आईजीएम अगर उन लोगों के अंदर प्रेजेंट तो वो ये शो करती है इनके अंदर इन्फेक्शन प्रेजेंट है। अगर आईजीजी है तो वो ये शो करेगी कि इन लोगों को इन्फेक्शन था लेकिन उसके नतीजे में जो एंटीबॉडीज हैं वो स्टिल एग्जिस्ट कर रही हैं। सो इस तरह उनके लोगों के अंदर जो है पीसीआर भी परफॉर्म किया जा सकता है और एंटीबॉडीज टेस्ट भी परफॉर्म किए जाते हैं। फर्दर जिन लोगों के अंदर कॉम्प्लिकेशन आ रही है उन लोगों के अंदर एक्सरेज भी परफॉर्म किया जाता है। अगर लंग क्लैप्स हो रहे हैं, कोई रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, निमोनिया हो रहा है तो उनके अंदर पैचेस कंसोलिडेशन मिलते हैं। इसके अलावा सीबीसी टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है। इसके अलावा जो है डिफरेंट रीनल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं और इसके अलावा जो है डिफरेंट लीवर्स के टेस्ट जो है परफॉर्म किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये इसको कैसे जो हम डायग्नोज कर सकते हैं। एक मिथ ये भी होता है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप ब्रीथिंग को 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करते हैं और अगर 10 सेकंड को होल्ड करने के बाद अगर आपको ब्रीथिंग में डिफिकल्टीज आ रही है तो इट्स मीन आपको कोविड-19 है। ये अगर आपको ब्रीथिंग में डिफिकल्टी नहीं हो रही तो आपको जो है वायरस नहीं है। सो दीज आर रॉन्ग मिथ्स। एक्चुअल में इसका कोई जो है वो कंफर्मेशन नहीं है कि ये डायग्नोज करता है या नहीं करता। नेक्स्ट इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। नंबर वन, इसकी प्रिवेंशन के लिए इसका ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो नंबर वन, हैंड को वॉश किया जाए 20 सेकेंड्स के लिए प्रॉपरली। जो हैंड को वॉश करने का प्रॉपर वे होता है उससे जो है सोप के साथ जो है हैंड को वॉश किया जाए। इसके अलावा क्योंकि जब पर्सन कफ करता है तो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो डिफरेंट सर्फेसिस पे ड्रॉप कर जाते हैं। तो जो सर्फेसिस हैं जो टच मोस्टली होती है उन सर्फेसिस को क्लीन किया जाए, सेंसिटाइज किया जाए। इसके अलावा नंबर वन जो सबसे पहले चीज करनी चाहिए दैट इज स्टे होम, कि जितना हो सकता है घरों में रहा जाए। और इसके अलावा लेट कफ होती है या स्नीजिंग होती है, अगर टिश्यू अवेलेबल नहीं है तो इसमें सिंपली क्या किया जाए कि अपने जो एल्बो पॉइंट्स होते हैं एल्बो पॉइंट्स को यूज किया जाए कफिंग के लिए और स्नीजिंग के लिए। और अगर कोई सर्फेसेस टच होती है तो उसके बाद कोशिश की जाए कि अवॉइड किया जाए कि आइस को रब ना किया जाए, फेस को टच ना किया जाए अनलेस जो हैंड को वॉश ना कर लिया जाए। हैंड को वॉश करने के बाद जो आप एक्टिविटीज जो परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट क्या है। नंबर वन, ट्रीटमेंट के आइसोलेट कर दिया जाए। अगर किसी पेशेंट को लग रहा है, किसी इंडिविजुअल को लग रहा है कि फ्लू लाइक सिम्टम हो रहे हैं, कफ है, स्नीजिंग है, रनी नोज है, तो सिंपली वो अपने आप को आइसोलेट कर ले फॉर 14 डेज। नंबर वन। इसके अलावा जो है वो इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ये होगा लेट अगर फीवर है तो फीवर के लिए मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें ड्राई कफ प्रेजेंट होती है तो कफ के लिए जो है सिरप्स और मेडिसिन वगैरह यूज की जा सकती हैं। तो ऐसे इसके अगेंस्ट ना कोई वैक्सीन बनी है ना ही कोई मेडिकल ट्रीटमेंट जो है ऐसे प्रेजेंट है। कुछ लोग जो कहते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो है वो भी यूज की जा सकती है लेकिन ऐसे जिसका कोई प्रूफ जो है वो नहीं आया। अगेंस्ट वैक्सीनेशन तो ऐसे नहीं डेवलप हुई लेकिन कुछ लोगों ने इसके अगेंस्ट जो है वो ट्रायल किए हैं और वैक्सीन को प्रिपेयर किया गया है। जैसे बायोटेक एंड फिजर्स थे, उन्होंने डिफरेंट ये पार्टिसिपेंट ने जो है वैक्सीन जो है बनाई अगेंस्ट कोरोना वायरस और इसको डिफरेंट हेल्दी लोगों के अंदर अप्लाई किया बिटवीन द एज ऑफ 18 टू 65 से जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो आए। तो वैक्सीन अब इसके लिए प्रिपेयर की जा रही है लेकिन ऐसे कोई इसकी वैक्सीनेशन नहीं है। इसके अलावा जो है पैसिवली इम्यूनाइज किया जाता है उन लोगों को जिन लोगों को कोरोना वायरस होता है और वो उससे रिकवर हो जाते हैं। रिकवर होने के बाद क्या कहते हैं उनकी जो एंटीबॉडीज होती हैं उन एंटीबॉडीज को उन लोगों को जिन लोगों को कोरोना वायरस स्टिल है उन लोगों के अंदर उन एंटीबॉडीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी और प्लाज्मा कन्वर्सन थेरेपी। ये भी एक रिसर्च हुई है जिसमें ये कहा जाता है कि प्लाज्मा कन्वर्सन थेरेपी जो है इन लोगों के लिए बेनिफिशियल है। So this is all about COVID-19. If you like my video, please like, comment and share. Thank you.